आप मुंबई रहे 18 साल, आपने संघर्ष किया। हिंदी सिनेमा के लिए आपने फिल्में भी लिखी, गोविंदा के लिए भी आपने फिल्म लिखी। मुंबई से फिर छत्तीसगढ़ की वापसी कैसे हुआ? कई लोग सोचते हैं कि हीरो बनने क्यों नहीं गया था, तो मेरी पर्सनालिटी उसी थी नहीं। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक दिन फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, राज कपूर जैसा डायरेक्टर बनूंगा। संघर्ष की काफी गुंजाइश है छत्तीसगढ़ में। हम फिल्म निगम की बात कर ली जाए, फिल्म पॉलिसी की बात कर ली जाए, कितना सपोर्ट मिल पाता है इन दोनों चीजों में? सरकार का हमको सपोर्ट सिर्फ जोगी जी के टाइम पे मिला। उसके बाद उन्होंने हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री किया था। उसके बाद से अभी तक सिर्फ बातें ही बातें हो रही है। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत की बात कर ली जाए तो, लेकिन वो मुकाम हासिल करने में शायद हम अभी काफी पीछे हैं, जो होना चाहिए 24 साल की यात्रा पे। क्या वजह रह गई, कहाँ हम पीछे छूट गए? आज तक उनकी किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिला, और हमारी 24 साल की इंडस्ट्री में मनोज बोलन को नेशनल अवार्ड मिल गया। अब क्या समय कितना बदला? अब लोग मुंबई जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही हाथ आजमाते हैं? एक्चुअली मुंबई में रहना बहुत कठिन है, सर्वाइवल बहुत कठिन है, तो लोगों जब यही काम मिल रहा है तो सब यहीं रुक जाते हैं। 65 के बाद 71 में 5-6 साल बाद एक फिल्म आई घर द्वार, उसके बाद कोई फिल्म नहीं आई। क्यों ऐसा हुआ? फिल्म बनाने में उस समय भी पैसा लगता रहा होगा। ये पैसा लगे और रिटर्न नहीं आए, वो पैसा लगाने वाले लोग भाग जाते। एक समय ऐसा है बीच में जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्में भी फुहड़ता डालने की कोशिश की गई। कुछ लोग बुलाने की कोशिश करते हैं चीजों को। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे फिल्म निर्माता से जिन्हें छत्तीसगढ़ में फिल्मों को स्थापित करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो सतीश जैन साहब को जाता है। आज हमारे साथ सतीश जैन जी मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 24 साल राज्य गठन के बाद से अब तक के फिल्मी सफर पे हम बात कर लेंगे, उसके बाद उसके पहले भी हम जाएंगे। कहीं देवी संदेश का अगर जिक्र ना हो तो फिर छत्तीसगढ़ की सिनेमा को कैसे डिफाइन किया जाएगा? साहब, 2000 में एक फिल्म आई मोर छैया भुइयां, आप उस फिल्म को लेके आए, स्थापित हुआ छत्तीसगढ़ में। लोगों ने माना, लोगों ने जाना कि छत्तीसगढ़ में भी फिल्म बन सकता है। सारे रिकॉर्ड टूट गए उस समय, जरा उस पर कुछ कहिए। मेरा एक सपना था कि मैं जब भी डायरेक्टर बनूंगा हिंदी फिल्मों में, वहां गया था, बम्बई गया था हिंदी फिल्म में स्ट्रगल करने के लिए, और मैं राइटर बन गया था। हिंदी फिल्में लिखने शुरू कर दी थी। उस समय डायरेक्शन के ब्रेक के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। लेकिन मेरा था कि मैं कभी न कभी छत्तीसगढ़ी फिल्म जरूर बनाऊंगा। तो मैंने जब लगा कि नहीं, अब एक टाइम है, मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने मोर छैया भुइयां की प्लानिंग की। वो कहानी भी मैंने जो उसकी सेलेक्ट की थी, वो कहानी थी जो मैंने जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं दुर्ग पॉलिटेक्निक में जब पढ़ता था, उस समय जो कॉलेज का जो माहौल था, एजुकेशन सिस्टम का जो हालात थे, उसी हालात पे, उसी जो व्यवस्था थी, व्यवस्था में जो कमियां थी सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उस पे मैंने कहानी बहुत पहले बना कर रखी थी। जब मैं पढ़ता था तब ये कहानी बना कर रखी थी। तो मैं सोचा क्यों ना उसी कहानी को बना दूं, क्योंकि उस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, और उस समय भी हड़ताल मतलब देखा था मैंने कि हम लोग हड़ताल करते थे, कॉलेज में हड़ताल होते थे ना, तो बोला चलो हड़ताल है। हमको किसी को मालूम नहीं रहता था कि हड़ताल क्यों हो रहे हैं। और ये हर महीने में एक बार जरूर होता था ऐसा। वो माहौल आपको जानते हैं, जब आप लोग पढ़े होंगे कॉलेज में, उस समय जब चुनाव होते थे, आजकल तो बंद हो गया, तो उस समय बड़ा खतरनाक माहौल, मतलब ये जो विधानसभा लोकसभा से ज्यादा डेंजरस वो चुनाव हुआ करते थे। तो मैंने उसी पे फिल्म बना दी थी छैया भुइयां। आप मुंबई रहे 18 साल, आपने संघर्ष किया। हिंदी सिनेमा के लिए आपने फिल्में भी लिखी, गोविंदा के लिए भी आपने फिल्म लिखी। आपके लिखे फिल्म पे नसरुद्दीन शाह जैसे एक बड़े कलाकार ने भी काम किया। मुंबई से फिर छत्तीसगढ़ की वापसी कैसे हुआ? क्या था उस समय मैं गया था छत्तीसगढ़ से बॉम्बे गया था डायरेक्टर बनने का सपना लेके। कई लोग सोचते हैं कि हीरो बनने क्यों नहीं गया था, तो मेरी पर्सनालिटी उसी थी नहीं हीरो वाली, तो मैं हीरो का कभी सोचा ही नहीं। बचपन से मैंने नहीं सोचा। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक दिन फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, राज कपूर जैसा डायरेक्टर बनूंगा। तो जब मैं वहां गया तो पहले उस समय क्या था ना, बॉलीवुड में सिर्फ फिल्में ही बना करती थी। फिल्म के नाम पे सिर्फ फिल्म, कोई टीवी चैनल भी नहीं था। 84-85 की बात है, तो कोई न टीवी चैनल था, ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म था, ना ये क्या वेब सीरीज वगैरह, कुछ भी नहीं बनता था। और यहाँ के लोगों ने तो कोई कैमरा भी नहीं देखा हुआ था। ये सब कैमरे तब आए भी नहीं थे, जो जिससे आप अभी मेरी शूटिंग कर रहे हैं। मोबाइल तो था ही नहीं। तो सिनेमा के नाम पे था, कोई चीज था तो सिर्फ सिनेमा ही था, और उसके लिए बम्बई जाना पड़ता है, या साउथ जाना पड़ता है, या कलकत्ता जाना पड़ता है, और बाकी कहीं पर उड़ीसा में भी फिल्में नहीं बन रही थी उस समय। और जो भोजपुरी में फिल्में बनती थी, उनकी शूटिंग भी पूरे बम्बई में होती है, पूरे आज भी वहीं होती है।
आज भी वो सारे लोग बम्बई में ही रहते हैं, वहाँ के एक्टर, वहाँ के टेक्नीशियन सब वहीं से हायर करते हैं लोग। नेचुरली फिर बम्बई गया तो बहुत सारे देश से लोग पहुंच जाते थे, तो बहुत कठिन था उस समय। असिस्टेंट डायरेक्टर का भी मतलब स्ट्रगल बहुत कठिन था, तो बहुत मुश्किल से मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। फिर तुरंत मुझे एक फिल्म लिखने को मिल गई, पनाह, जो नसीरुद्दीन शाह की थी, और वो फिल्म लकीली चल गई। अब नॉन स्टार कास्ट फिल्म थी और चल गई, लोगों ने तारीफ की, तो वहाँ पर थोड़ा सा शोर भी हुआ कि एक नया राइटर आया सतीश जैन, तो मुझे राइटिंग का काम मिलने लगे। लेकिन मेरा मन राइटिंग में था नहीं, मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता था। और उस समय क्या था, फिल्में जो थी ना बनाते थे तो नए डायरेक्टर पे बहुत कम भरोसा करते थे, आज भी वैसे ही करते हैं। तो ज़्यादातर पुराने जो डायरेक्टर थे उनको ही फिल्में मिलती थी, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको। हम नए लोगों के लिए बहुत कठिन था, रास्ता बहुत कठिन था। तो उस समय राइटिंग में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मेरे हद कर दिया में मेरी रिलीज पिक्चर हिट भी हो गई थी, लिखी हुई फिल्म थी, लेकिन मेरा मन नहीं था। और मैं लिखता कुछ और था, सोचता कुछ और था। वहाँ पर डायरेक्टर लोग उसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर देते थे, बहुत सारे दबाव होते थे, एक्टर के दबाव होते थे, एक्टर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता था उस समय भी। आज भी होता है कि नहीं मालूम, आज तो मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आजकल के एक्टर थोड़े ज़्यादा डिसिप्लिन है। उस समय के एक्टर थोड़े ना मनमर्जी बहुत चलाते थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे। तो उस समय फिर थोड़ा कठिन हो गया, तो मैं सोचा क्यों ना मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना ही है मुझे एक दिन, तो बना लेता हूँ छत्तीसगढ़ी फिल्म। तो सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म वापस आने के लिए नहीं बनाया था, मैंने एक फिल्म बनाई कि डायरेक्टर अपने आपको साबित भी कर दूंगा, एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बना दूंगा। और बहुत साल से कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी भी नहीं, 30-35 साल हो गए थे घर द्वार को आए, तो मैंने छैया भुइयां बनाई। फिर इस तरह से मुझे याद है हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस समय में, आपकी फिल्म में वो छैया भुइयां की बात मैं कर रहा हूँ, एक गाना सिविक सेंटर के पास फिल्माया गया था शायद, जो मैं रिकॉल कर पा रहा। हाँ, आइसक्रीम खा के लोग रायपुर, हम लोग रायपुर से उसको उस स्पॉट को देखने जाते थे सिविक सेंटर के पास। वो पीछे एक बड़ा सा कुछ लगा हुआ था, उसको देखने हम लोग जाते थे। वो क्रेज था उस समय। तो मैंने अभी जब छैया भुइयां 2 बनाई ना, अब सेम गाना इसमें रखा, उसको थोड़ा नए रूप में टूरी आइसक्रीम खा के उसका शूटिंग मैंने वहीं किया, जाके सिविक सेंटर में किया। और लोगों को सिर्फ इसलिए कि उस गाने को ही याद नहीं दिलाना चाहता था, उस गाने के विजुअल्स को भी याद दिलाना चाहता था लोगों को, और लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोगों ने आइडेंटिफाई, आज भिलाई में पिक्चर लोग जो जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें उस चीज का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल सर, आपकी पहली मूवी जब आई मोर छैया भुइयां आपने बनाया, रीमेक आपने बनाया, अभी 24 साल बाद तकरीबन आ पाए। क्यों आपको लगा कि रीमेक बनाया जाए? क्योंकि आपने बीच में कई सारी फिल्में बनाई, कई सारी फिल्में हिट भी हुई, कई नई भी चली, लेकिन रीमेक की तरफ क्यों बढ़े आप? रीमेक की तरफ इसलिए कि सब कहते थे मुझे कि छैया भुइयां का रीमेक तो बनना चाहिए, उसका एक रीमेक आना चाहिए, लोगों को उसका पार्ट 2 आना चाहिए। अब मैं पार्ट 2 नहीं बनाना चाहता था, मैं बनाना चाहता था सिक्वल, उसके आगे की कहानी। उस फिल्म का जो मेन जो था क्रश था वो कॉलेज था। बिल्कुल सर, कॉलेज स्टूडेंट है, दो भाई पढ़ते हैं, पढ़ के आगे अपनी अपनी अलग अलग राह पे चले जाते हैं। तो वो उसके लिए वो एक्टर फिट नहीं थे। दूसरे उनको मैं बोलता कि मैं बाप बन जाओ, तो आज भी हीरो का रोल कर रहे हैं, जैसे अनुज शर्मा आज भी हीरो का ही रोल कर रहे हैं। उनको कहता कि मैं इसका बाप बन जाऊं तो शायद तैयार नहीं होते। और बहुत सारे एक्टर थे, जैसे पूनम छोड़ दी, लाइन छोड़ दी, जागृति भी लाइन छोड़ दी, आशीष चंद्र जी जिसने पिता का रोल किया था उनकी डेथ हो गई, दादी का जो किरदार किया था निशा गौतम जी थी भिलाईपुर, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये बहुत कठिन हो गया था मेरे लिए। एक चीज ये था कि आपकी उस फिल्म में उदय और कार्तिक 2 भाई, कार्तिक तो स्थापित हो गए, उदय कहाँ गए? उदय भी है, उदय भी पत्रकार था पहले, वो भास्कर में पत्रकार था, उसकी भी एक कहानी है उदय को कैसे लिया मैंने। जब मैं एडवर्टाइजमेंट देने गया कि मुझे आर्टिस्ट सिलेक्शन करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देने गया था भास्कर में। तो भास्कर के एडिटर ने बोला, यार अच्छी बात है यार, छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने की सोच रहे हो। तो इसको बुलाया शेखर को, शेखर सोनी को, और बोला कि शेखर यार ये ऐसा ऐसा फिल्म बना रहा है, इसका एक इंटरव्यू भी कर डाल दो। तो शेखर लेके, रात का टाइम था, 10-11 बजे थे, तो शेखर मेरा इंटरव्यू कर रहा था, और मैं जिस तरह से वो बात कर रहा था, जिस तरह से दिख रहा था, मेरे को लग रहा था ये मेरा बड़ा भाई है, फिल्म का बड़ा भाई बन जाएगा। तो आपको याद होगा भास्कर और नवभारत के बीच में चाय की गुमटियां लगती है, अभी भी रात को पत्रकार वहीं जाके वहीं चाय पीते। तो वो बोला भैया चलो चाय पीते हैं। तो मैं चला गया उसके साथ चाय पीने। चाय पीते पीते उसको बोला कि भाई तुम हीरो का रोल करेगा क्या फिल्म में? वो हड़बड़ा गया, मैं सोच के बताऊंगा बोला, और दूसरे दिन से फिर पीछे पड़ गया, मेरे को बोला नहीं करना है मेरे को फिर।
तो इस तरह से था। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत की बात कर ली जाए तो लेकिन वो मुकाम हासिल करने में शायद हम अभी काफी पीछे हैं जो होना चाहिए 24 साल की यात्रा पे। क्या वजह रह गई, कहाँ हम पीछे छूट गए? नहीं, हम लोग पीछे नहीं छूटे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमसे सीनियर बन रहे, हमसे पुरानी इंडस्ट्री है, हमसे बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है उनका, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो अपनी टेक्नीशियंस की टीम के लिए बॉम्बे पे डिपेंडेंट है, बॉलीवुड के टेक्नीशियन हायर करते हैं वो लोग। और लेकिन आज हम लोग 24 साल में इस जगह पे है कि हम लोग सेंसर सर्टिफिकेट के अलावा को छोड़ के बाकी पूरा काम छत्तीसगढ़ में करते हैं। यहाँ एक से एक कैमरामैन है, एक से एक एडिटर है, एक से एक रिकॉर्डिस्ट हैं, रिकॉर्डिंग गाने के रिकॉर्डिंग, फिल्म के रिकॉर्डिंग, बाद में जो बैकग्राउंड हम लोग करते हैं, फॉली करते हैं, सब यही करते हैं। पूरा काम हम लोग छत्तीसगढ़ में करते हैं। तो ये ग्रोथ है। दूसरी अगर हम कहा जाए तो मैं भोजपुरी से इसलिए तुलना करता हूँ क्योंकि हम लोगों की लैंग्वेज सेम है, हम लोगों का कल्चर सेम है और मैं वहाँ काम भी कर चुका हूँ। आप तकरीबन 6 साल आपने उस इंडस्ट्रीज में भी काम किया मैंने, तो मैं उसे अब तुलना करके बता सकता हूँ कि आज तक उनकी किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिला और हमारी 24 साल की इंडस्ट्री में बुलंद को नेशनल अवार्ड वो 67वां नेशनल अवार्ड। भोजपुरी इंडस्ट्री की तो कोई भी फिल्म टाकीजों में नहीं लग पाती। अभी एक बड़ी मुश्किल से एक रंग दे बसंती एक फिल्म है जो यहाँ भी लगाने की कोशिश की है, वहाँ यूपी बिहार में भी लगाने की कोशिश की, लेकिन चल नहीं पा रही कहीं। पिछले जब से मैं छोड़ा हूँ उसके बाद से वहाँ की इंडस्ट्री इतनी खत्म हो चुकी है कि वो सिर्फ सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है, सैटेलाइट पे या यूट्यूब पे, इस पे डिपेंडेंट है। उनकी पूरा डिजिटल हो गया है। लेकिन भोजपुरी के स्टारडम बहुत बड़ा है, कई नाम है, आप चाहे सिंगर ले लीजिए चाहे एक्टर ले लीजिए। छत्तीसगढ़ में वो एक स्टारडम दिखता नहीं है। 2-3 नामों के अलावा, 4-5 नामों के अलावा आप भोजपुरी से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उनके पास एक बड़ी फहरिस्त है उनके पास नामों की। हमारे पास भी है अभी, जैसे मन कुरैशी है, उसकी एक स्टार वैल्यू है। अमलेश नागेश है जो मैं हमेशा कहता हूं कि अमलेश नागेश हमारी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार है, रियल सुपरस्टार है, मतलब जिसके नाम से लोग सिनेमाघरों में जाते हैं देखने के लिए। अमलेश नागेश का फोटो लगा दो आप और फिल्म का नाम कुछ भी डाल दो। अभी एक फिल्म का नाम लिख दिया है उसका, हंडा लिख दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं जब वो फिल्म लगेगी, आने वाली है 5 तारीख को, वो हाउसफुल जाएगी। उस आदमी का भयंकर क्रेज है, एक्चुअल क्रेज है, वो आप उसको स्टार बोल सकते हैं। नहीं होंगे 4-5 नंबर, बिल्कुल कह रहा हूं। अनुष्का भी एक जमाने में बहुत क्रेज था, उसके नाम से भी लोग आते थे थिएटर में। लेकिन फिर भी संघर्ष की काफी गुंजाइश है छत्तीसगढ़ में। हम फिल्म निगम की बात कर ली जाए, फिल्म पॉलिसी की बात कर ली जाए, कितना सपोर्ट मिल पाता है इन दोनों चीजों का? सरकार का हमको सपोर्ट सिर्फ जोगी जी के टाइम पे मिला। उसके बाद उन्होंने हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री किया था, छत्तीसगढ़ी फिल्मों को कंप्लीट टैक्स फ्री किया था। उसके बाद से अभी तक सिर्फ बातें ही बातें हो रही है और कुछ हो नहीं रहा है। सब्सिडी की बात चल रही कांग्रेस सरकार में पीछे, इसलिए हुई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फिल्म सिटी के लिए भी सारा चीज हो गया था पिछली सरकार में कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे साहब, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ के सारा काम हो जाएगा। कहाँ तक पहुंच पाया वो? देखो, फिल्म सिटी की बात जो है ना, कर रहे थे, सरकार कर रही थी, तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता था कि फिल्म सिटी जो है ना व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि हम जैसे लोग जो फिल्म, हमारे बजट बहुत कम होता है फिल्मों का, और हमको जब फ्री में लोकेशन मिल जाते हैं बाहर सब जगह, गांव में हम ज्यादातर गांव में शूटिंग करते हैं, शहर में शूटिंग करते हैं, या किसी के घर में जान पहचान के लोगों के घरों में शूटिंग कर लेते हैं, तो हमको हर बार अलग लोकेशन मिलता है, अलग। अब फिल्म सिटी में वो एक गांव बसा देंगे, हाँ आर्टिफिशियल, हाँ बिल्कुल है ना, और वो वहां जाके शूटिंग करेंगे। कितनी फिल्मों की शूटिंग होगी? 10-15 फिल्मों के बाद वो बोरिंग लगने लग जाएगा। दूसरा, वो फ्री में देंगे। हम सरकार का बना हुआ है तो हम चाहेंगे सरकार हमको या फ्री में दे या कम से कम पैसे में दे। अगर ज्यादा पैसे बोलेंगे तो हम क्यों वहां करेंगे, हम बाहर जाके शूटिंग कर लेंगे। और कम पैसे में शूटिंग करेंगे तो उसी फिल्म सिटी जो बनाएंगे उसका रखरखाव कैसे, पैसा कहां से आएगा उनके पास? तो वो मुझे सफेद हाथ ही लगा रहा था एक्चुअली, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं पैसों के अभाव में, रखरखाव के अभाव में, देखभाल के अभाव में, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सब्सिडी का भी बड़ा हल्ला हुआ कि सब्सिडी दी जाएगी साहब, प्रमोट किया जाएगा यहाँ के डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर को, ताकि छत्तीसगढ़ का नाम स्टैब्लिश हो सके। वो चीजें धरातल पे नहीं उतरी, कागजों में तो भली भांति दिखाई पड़ी, लेकिन धरातल पे क्यों नहीं आ पाई? भूपेश जी की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने सीरियसली काम किया। अमरजीत भगत जी थे, तो उन्होंने बहुत सीरियसली उस पर काम किया, लेकिन शायद फंड की कमी की वजह से या किसी और कमी की वजह से, या छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री हमारे सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती हो,
या हम उनके वोट बैंक ना होते हो, कोई तो ऐसी बात है जिस वजह से वो हमारी तरफ उतना जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते हो। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ दरअसल क्यों ऐसा। आप दावा कर रहे हैं कि हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़े हैं, मतलब हमारा एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड हम लेके आए, उसके बाद भी अगर दोयम दर्जे का व्यवहार होगा तो कैसे मनोबल बना रहेगा आप लोगों का, या फिर जो यंगस्टर आते, नए फिल्म मेकर आते, कैसे वो इस लाइन में आ पाएंगे? आ रहे हैं, क्या हमारी फिल्में चल रही हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्में थिएटर में अच्छी जा रही है, तो वो जा रही है तो लोग मेकर्स आ रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है। तो लेकिन अगर सरकार का भी सपोर्ट मिल जाए, सब्सिडी का भी सपोर्ट मिल जाए ना, तो हम लोग ज्यादा पेमेंट भी कर सकेंगे अपने कलाकारों को, टेक्नीशियंस को, उससे फायदा तो होगा। मुंबई का रुख करना मतलब ये माना गया कि बॉलीवुड में तलाशने, अपने लिए मुकाम तलाशना। अब क्या समय कितना बदला? अब लोग मुंबई जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही हाथ आजमाते हैं? अभी तो ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ में रुक जाते हैं क्योंकि यही फिल्में बनने लगी इतनी, तो कलाकार यहाँ के वहां जाना नहीं चाहते। और वहां एक्चुअली मुंबई में रहना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन काम है वहां सर्वाइव करना, सर्वाइवल बहुत कठिन है। तो वहां जाके स्ट्रगल करना तो और भी कठिन हो गया है। तो लोगों को जब यही काम मिल रहा है तो सब यहीं रुक जाते हैं, यहीं टेक्नीशियन बन जाते हैं, कैमरामैन बन जाते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं, फिल्म बनाने लग जाते हैं। आप व्यक्तिगत में आपकी बात कर रहे हो, गैप बड़ा ले लेते हैं आप। 2000 में आपने छैया भुइयां बनाई, उसके बाद लगातार आपने फिल्में बनाई, फिर एक लंबा गैप आ गया बीच में गैप आया था माया के बाद। माया के बाद मैंने हर साल एक फिल्म बना रहा था। छैया भुइयां, झन बोलो माँ बाप बनाई छैया भुइयां के बाद। उसके बाद थोड़ा 4-5 साल का गैप आया, क्योंकि उस 4-5 साल के गैप में वो हमारी इंडस्ट्री का ट्रांजिशन पीरियड था। पहले फिल्में बनती थी निगेटिव पे, उसके लिए पूरा काम बम्बई में करना पड़ता था, वहां के लैब में जाके करना, बहुत खर्चा। मतलब आप सोचिए कि आपको उदाहरण भी बताता हूँ कि जो निगेटिव होता था 400 फीट का निगेटिव आता था। 400 फीट के निगेटिव में सिर्फ 4 मिनट रिकॉर्ड होता था, सिर्फ 4 मिनट। और उस 4 मिनट के निगेटिव की कीमत होती थी 13,000 रुपए। अब आप बताइए कितना, पूरी फिल्म बनाना है हमको, तो 4 मिनट में काम नहीं। कई बार तो वो पूरा का पूरा एनजी हो जाता था, रिटेक में निकल जाता था 4 मिनट। तो वो बड़ा कॉस्टली था। फिर सब काम बम्बई जाकर करना, वहां लैब का खर्चा बहुत होता था। प्रिंट जो आते थे वो प्रिंट की कीमत होती थी 70-80 हजार रुपए एक प्रिंट की। तो बहुत खर्चीला बहुत था वो प्रोसेस। तो उस प्रोसेस की वजह से झन बोलो के बाद मेरा थोड़ा काम रुक गया, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री का काम भी रुक गया। फिर यहाँ कुछ लोगों ने प्रयोग किया, रवि अग्रवाल जैसे लोगों ने और तोरण राजपूत जैसे लोगों ने, इन्होंने प्रयोग किया और डिजिटल पे फिल्म बना दी, डिजिटल तरीके से। तो वो मैंने देखा, जा करके फिल्म देखी मैंने। पहले एक फिल्म देखी मैंने, प्रकाश अवस्थी ने एक फिल्म बनाई थी, याद नहीं आ रहा फिल्म का नाम। मैं देखा यार, मैं लगा कि तो फिल्म बनाई जा सकती इस तरह से। फिर मनोज वर्मा की एक फिल्म थी, उसको भी जाके मैंने देखा और मुझे लगा कि यार इस तरह से तो फिल्म बनाई जा सकती है। तो फिर मैंने माया बनाई। उस समय हमारी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी। तो माया बनाई मैंने, और माया डिजिटली बनाई, और पूरा काम पहली बार मैंने छत्तीसगढ़ में किया, किसी चीज के लिए मुंबई नहीं गया। पूरा रिकॉर्डिंग उसका सपनी स्टूडियो में हो, पूरा कैमरामैन यहीं का, कैमरा तो उड़ीसा से मंगाया हमने, लाइट में कैमरामैन भी यहीं का था, एडिटर भी यहीं का था, सब यहीं के थे। और वो फिल्म बनी माया, और सुपर डुपर हिट हुई। और जब कोई चीज चल जाती है ना, तो फिर लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं उस पर। तो फिर लोग आते गए और इंडस्ट्री खड़ी होती चली गई। आपने बहुत ही मन से आपने एक मूवी बनाई, झन बोलो माँ बाप बोला। उसके बाद का क्या सीन रहा? कहाँ आप गायब हो गए, क्यों हो गए, क्या वजह रह गई? झन बोलो माँ बाप मैंने बनाई थी 2002 में, शायद याद एग्जैक्ट डेट नहीं याद है हमें। 2002 में शायद रिलीज की थी उस फिल्म को। तो वो फिल्म उस समय 2002 में सोचिए 95 लाख में मैंने वो फिल्म बनाई थी। सारे कैमरा, वहां का जो कैमरामैन जो हायर किया था हरीश जी को लिया था, हरीश जोशी को, जिसने विवाह जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों का कैमरामैन था। उस कैमरामैन को लिया, उसकी पूरी टीम को लेके आया। बहुत कॉस्टली थी फिल्म बनाना, तो 95 लाख मुझे लग गया। मैक्सिमम शूटिंग बम्बई में भी उसकी हुई, वहां के सेट्स पे भी जाके। तो वो इतना कॉस्टली था कि 95 लाख का मतलब आज के हिसाब से सोचिए ना कितना होगा उस जमाने में। उस पिक्चर की रिकवरी हुई 70 लाख रुपए थिएटर से। 70 लाख की रिकवरी कम नहीं होती। उस समय जो 10 रुपए 20 रुपए के टिकट होते थे, उस पर 70 लाख की रिकवरी बहुत कम नहीं होती, बहुत बड़ी होती। लेकिन उस फिल्म को ओपनिंग नहीं लगी। जब हमने लगाई तो उसमें मैं था, मेरा नाम था छैया भुइयां से, अनुज था, अनुज सुपरस्टार था उस समय। उसके बावजूद हम लोग लगता था कि पिक्चर को ओपनिंग लग जाएगी, लेकिन ओपनिंग नहीं लगी। बहुत बुरी हालत में रिलीज हुई। मतलब ऐसा लग रहा था फिल्म को, जो ओपनिंग जो कलेक्शन थे, कि ये मंडे को पिक्चर खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी।
मंडे को उतर जाएगी, कहीं जो 9 सेंटर पे लगाई, 9 के 9 सेंटर पे मंडे को फिर उतर जाएगी। लेकिन पिक्चर ने धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया, क्योंकि झन बोलो माँ बाप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी फिल्म, बहुत कनेक्ट कर रही थी, गाँव की कहानी थी और बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही थी। वो फिल्म धीरे धीरे पिकअप करती चली गई और जी 9 सेंटर पे लगी थी, 9 के 9 सेंटर पे फिल्म ने 100 डेज किया। तब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा इतना नाम था, अनुज स्टार था, फिर पिक्चर को उबड़ी क्यों नहीं लगी। बहुत सोचने के बाद मेरे को समझ में आया उसमें हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो हमने उसका टाइटल रख दिया था झन भूलो माँ बाप ला, और उसका पोस्टर बनाया था। उस समय सिर्फ पोस्टर होते थे, यूट्यूब सोशल मीडिया था नहीं, सिर्फ पोस्टर दिखा के हम, वो भी हैंड प्रिंट पोस्टर हो, जो पोस्टर टंगते थे उसी को देख के लोग ताकीज में आ जाते थे, और कोई तरीका नहीं था प्रचार करने का। तो जो पोस्टर था उसमें माँ बाप को ऐसे खड़े दिखाया बड़े टेंशन में, और बेटों को दिखाया, बच्चों को दिखाया। तो झन भूलो वही हुआ कि जो आपको जैसे बताया उसका बजट बहुत ज्यादा था, और उसकी रिकवरी, उसका जो हमने सोचा बाद में कि क्या हुआ, तो समझ में आया कि इसका जो टाइटल था झन भूलो वो थोड़ा सा ना निगेटिव टाइटल हो गया, टाइटल गलत सिलेक्ट हो गया। लोगों को क्या लगने लगा, जो टाइटल इटसेल्फ अपने आप में कहानी बता रहा था, ये कहानी होगी जिसमें बच्चे होंगे, हाँ, वो भूल गए होंगे, और माँ बाप को भूल जाते होंगे, लेक्चर होगा, बहुत भाषणबाजी होगी पिक्चर में, रोना धोना होगा, माँ बाप को देखते रोते हुए दिखा रहे पोस्टर में। तो लोग थिएटर में गए नहीं, उनको एक्साइट नहीं किया फिल्म ने, तो उसके टाइटल ने, तो टाइटल की वजह से लोग गए नहीं, तो उसका हुआ नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन लोगों को फिल्म इतनी पसंद आई कि फिल्म, लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी वो फिल्म चली नहीं है, मैं कहता हूँ मेरी सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म वो है। वो फिल्म 0 से शुरू हुई थिएटर में, एकदम 0 कलेक्शन से उठ के 70 लाख तक का धंधा करना मजाक नहीं होता, छोटी मोटी बात नहीं होती। आज भी किसी गांव के लोगों को, छत्तीसगढ़ में गांव के लोगों को जाके पूछे तो उनको झन भूलो माँ बाप ला मेरी सबसे अच्छी फिल्म लगती है। लेकिन एक बहुत बड़े जिगर का काम है कि सन 2002 में 95 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्चा करके फिल्म बनाना। मैं जब छैया भुइयां बनाया था तो मैं सोचता था कि मैं सीख के आया हूं बंबई से, यहाँ तो सब किसी को मालूम नहीं फिल्म बनाना, यहाँ कौन बनाएगा फिल्म, कोई नहीं बनाएगा फिल्म, यहाँ कहाँ ऐसे 18 साल आपने काम, 18 साल सीख के आके फिल्म बना रहा हूँ, मैं ही बनाऊंगा, अभी तो 2-4 साल मैं ही राज करूंगा। ऐसा होता है ना मेकर को, अपना ओवर कॉन्फिडेंस कहो, घमंड कहो, जो भी तो। लेकिन उसी के छैया भुइयां के 6 महीने के बाद एक फिल्म आई माया दे दे, जो प्रेमचंद राकर ने बनाई थी, और उस फिल्म को मैं टॉकीज में देख रहा था, कृष्णा टॉकीज में उसका प्रीमियर था। 20 मिनट के अंदर मुझे लगा कि यार ये तो छैया भुइयां को फेल कर दिया इस आदमी ने। ये जो मेकिंग में जिस तरह से गाने पिक्चराइज हुए थे, हम लोग गरीबी में बनाए थे, इनके पास पैसा था और इनके पास एक मार्केट था, मार्केट जो छैया भुइयां ने बना दिया था वो मार्केट था। तो उन्होंने बनाई, खर्चा करके फिल्म बनाई, अब बनाई तो फाइट जबरदस्त, बिल्कुल बॉलीवुड जैसी फाइट पिक्चराइज किए, गाने लेविस पिक्चराइज किए, पिक्चर की मेकिंग 35 mm में की, हमने 16 mm में फिल्म बनाई थी। और जब फिल्म देख रहा था मेरी वो गलतफहमी टूट गई। एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल है, पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता हूँ। मोर छैया भुइयां जिस फिल्म से सतीश जैन, छत्तीसगढ़ में सतीश जैन बने, कितने में फिल्म बनी थी और कितनी कमाई कर गई वो फिल्म, कितना कलेक्शन रहा? उस फिल्म का बजट था 15 लाख रुपए और उसने 1.5 करोड़ रुपए थिएटर से कमाई की। मैं दे दे भी उसके टक्कर में गई, 1 करोड़ से ऊपर का धंधा मैं ले लेकर था। सोचिए वही फिल्म जो बता रहा था। उसके भी कुछ दिनों के बाद, सोचो मतलब झटके मुझे अभी लगने बाकी थे, कुछ दिनों बाद वही प्रेमचंद राकर, और उसने एक फिल्म बनाई परदेसी की माया, और मैं उसको बाबूला टॉकीज में देखने गया, और उसका भी 20 मिनट जैसे ही खत्म हुआ, मैं बोला यार इस आदमी ने कमाल की फिल्म बना दिया। मैं आज भी कहता हूँ मेरी सारी फिल्में एक तरफ, उस प्रेमचंद राकर की परदेसी की माया एक तरफ, क्या कहानी थी, क्या डायलॉग थे, क्या सीन थे, क्या अभिनय था, कमाल फिल्म बना दी। मतलब उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, अब मैं जो फिल्म बनाऊंगा उसके गाने भी इनके टक्कर के होंगे, उसका पिक्चराइजेशन भी इनके टक्कर का होगा। तो मैंने झन भूलो माँ बाप बनाई, इसलिए उसमें इतना खर्च कर दिया मैंने। सबसे पहली फिल्म कही देवे संदेश 1965 में बनी। एक वो दौर था जिसने छत्तीसगढ़ में फिल्म को स्थापित किया। बड़ा लंबा गैप आया, 65 के बाद 71 में 5-6 साल बाद एक फिल्म आई घर द्वार, उसके बाद कोई फिल्म नहीं आई। क्यों ऐसा हुआ? फिल्म बनाने में उस समय भी पैसा लगता रहा होगा। जब मोहन नायक जी ने फिल्म बनाई थी तो ये पैसा लगे और रिटर्न नहीं आए, तो आप जानते हैं मार्केट में बिजनेसमैन कैसे होते हैं, वो पैसा लगाने वाले लोग भाग जाते, नहीं आए। लेकिन जब इन्होंने देखा छैया भुइयां में 15 लाख लगा के 1.5 करोड़ कमाया एक आदमी, ऐसा कौन सा बिजनेस है आप बता दीजिए मुझे। आज की तारीख में भी कोई ऐसा बिजनेस है नहीं है कोई बिजनेस। तो
कूद पड़े लोग फिल्म बनाने के लिए। उस समय इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो फिल्म लकीली चल नहीं पाई किसी वजह से, या कंट्रोवर्सी में पड़ गई थी कई दे हुए संदेश, उस वजह से लोगों ने नहीं देखा उस फिल्म को, या नहीं चली या उतार दी गई। घर द्वार शायद वो कंटेंट नहीं रहा, या वहां के जो एक्टर थे उसके एक्टर थे पूरे बाहर से आए हुए एक्टर थे, वेशभूषा में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उस फिल्म में, दोनों फिल्मों में। तो शायद उस वजह से लोगों ने उस फिल्म को न पसंद किया और न चली हो। लेकिन इसलिए जब मैंने छैया भुइयां बनाई ना, तो मैंने बहुत ध्यान दिया। मैंने क्या रखा, वेशभूषा जो आज का है, आर्टिस्ट कहाँ के ना, छत्तीसगढ़ के लूंगा मैं बाहर से नहीं लूंगा, बॉम्बे के छत्तीसगढ़ आर्टिस्ट नहीं बुलाऊंगा, यहीं के आर्टिस्ट लूंगा, ताकि वो जब छत्तीसगढ़ी बोले तो लगे कि हाँ ये छत्तीसगढ़िया है, बोल रहा है, जो सिंह को प्रॉपर सिंह को उसके फेस पे, उसके एक्सप्रेशन पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे, उनके कॉस्ट्यूम भी मैंने उस समय के परिधान रखे छैया भुइयां में। आपको याद है वो लड़की मुंबई वाली थी, मुंबई की टूरी थी, तो उसको थोड़े वेस्टर्न कपड़े पहनाए मैंने। लेकिन जो छत्तीसगढ़ी लड़की थी पूनम, उसको पूरी फिल्म में मैंने सलवार सूट पहनाया, बिल्कुल और पूरी फिल्म में शादी के बाद साड़ी पहनाया उसको, और पूरी फिल्म में हीरो उसका हाथ भी नहीं पकड़ रहा। बिल्कुल सही, उस चीज को रखा जो उस समय था माहौल, आज के जैसे ओपन माहौल नहीं है। आपने बड़े अच्छे, एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, आपने बड़े अच्छी बात कही कि वेस्टर्न कपड़े को उस समय यूज किया गया, ठीक है, पिक्चर की आवश्यकता थी। एक समय ऐसा है बीच में जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी फुहड़ता डालने की कोशिश की गई। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे बड़े गंभीर आरोप लगते हैं कि साहब आप फुहड़ता के दम पे आप इंडस्ट्री चला रहे हैं। उसकी छवि और छाया छत्तीसगढ़ी फिल्मों पे पड़ने लग गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में कुछ लोग अभी कुछ लोग हैं, कुछ लोग मैंने वही कहा कि बीच में एक एरा आया, कुछ लोग बुलाने की कोशिश करते हैं चीजों को। लेकिन देखिए क्या होता है, जो फिल्म है, हम अगर रिलेवेंट फिल्म बना रहे हैं, मैं पीरियड फिल्म बना रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरा हीरो धोती कुर्ता पहनेगा। अगर आज से 40 साल पुरानी, आज से 100-150 साल पुरानी पिक्चर बनाऊं, तो 1924 की फिल्म बनाऊं, तो हीरो धोती कुर्ता पहनेगा, सफेद कपड़े ही पहनेगा, क्योंकि उस समय सफेद कपड़े, कलरफुल कपड़े भी नहीं होते थे। लेकिन मैं आज की फिल्म बना रहा हूं, गांव की लड़कियां जीन्स पहनती हैं आज, गांव की लड़कियों में भी फर्क आ गया है। लड़कियों में भी कोई लड़का धोती कुर्ता तो आजकल बड़े आदमी नहीं पहनने लगे, माँ बाप भी आजकल पैंट शर्ट पहनने लगे, जो बाप होते वो भी। और तो फर्क आया है। पहले हमारी गांव की शादीशुदा औरतें होती थी ना, वो साड़ी ही पहनती थी, लेकिन आज शादीशुदा औरतें गांव की वो सलवार सूट पहनने लगी। तो ये फर्क आया है, वो फर्क हमारी सिनेमा में दिखेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि और छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बूम मिले, लोग आकर्षित हो, न केवल मेकिंग की तरफ बल्कि लोग विश्वास भी करें और अन्य अन्य देशों में, राज्यों में भी छत्तीसगढ़ का नाम हो? क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूंगा कि जैसे मनोज वर्मा ने कोशिश की, वैसी कोशिश करनी चाहिए यहाँ के मेकर्स को और लड़कों को, जो नए लड़के आ रहे हैं। और दूसरी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आनी चाहिए। सब बिना ट्रेनिंग के आ जाते हैं। जो डायरेक्टर, हमारी फिल्में चलती क्यों नहीं छत्तीसगढ़ी फिल्में, ये लोग, इनको ट्रेनिंग ही नहीं है, फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग नहीं है, न इनका साहित्य से कोई वास्ता है, न इसका संगीत से कोई वास्ता है, न किसी चीज से। जो निर्देशक का जो काम होता है ना, वो सारे कलाओं को जानकार का एक काम है, जो हर जितने तरह की कलाएं हैं, जितने तरह की विधाएं, उनको सब, आप उसके मास्टर नहीं हो, लेकिन आप जानना जरूरी है। यहाँ कोई न पढ़ना चाहता है साहित्य, न कुछ करना चाहता है, न संगीत सुनना चाहता है, न समझना चाहता है, और फिल्में बनाते हैं। उनको मैं चाहता हूँ कि पूरी ट्रेनिंग लेके आए, अच्छी तरह से पढ़ लिख के आए। अगर डायरेक्टर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं, तो उसकी भी, आप यहाँ पर थिएटर होते हैं, वहां जाकर थिएटर में काम कीजिए, कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेके आए। जो बिना ट्रेनिंग के आ जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूँ ट्रेनिंग लेके आए और महत्वाकांक्षा लेके आए, एम्बिशन लेके आए, कुछ अच्छा काम करने का, बड़ा काम करने का लेके आए। चले, तो कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में कुल 59 साल कही देवे संदेश से लेके और मोर छैया भुइयां से लेके 24 साल, बहुत छोटा सा सफर छत्तीसगढ़ के फिल्मी दुनिया का है। लेकिन जिस तेजी से छत्तीसगढ़ सिनेमा का नाम देश और विदेश में प्रसिद्ध होते जा रहा है, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भी एक बड़ा मुकाम मिलेगा और छत्तीसगढ़ के लोग भी फिल्मी दुनिया से जरूर जाने जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।